अब समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, ये क्या है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब समझते हैं इसको, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। सिंपली अगर हम बोले क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब कि यहाँ इंटरनेट का यूज़ करके डेटा को स्टोर किया जाता है, एप्लीकेशन को रन किया जाता है इंस्टेड ऑफ योर ओन कंप्यूटर। मतलब कि आपके जो डिवाइस है क्लाउड कंप्यूटिंग की, यहाँ पे आपका जो है स्टोरेज यूज़ नहीं हो रहा है। सपोज ये आपका फ़ोन है, यहाँ पे काफ़ी सारा ऐप है या काफ़ी सारा डेटा है, तो यहाँ पे आपका स्टोरेज का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, बल्कि इंटरनेट का यूज़ करके डेटा स्टोर किया जा रहा है। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, तो यहाँ पे फाइल आपके डिवाइस में नहीं है बल्कि गूगल ड्राइव में है। तो ये जो है क्लाउड में रिमोट सर्वर्स में स्टोर है और आप इसको कभी भी कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोन वो नहीं भी रहे, दूसरा फ़ोन रहे, क्योंकि आपके ये फ़ोन में स्टोर नहीं हो रहा है, हर कोई गूगल ड्राइव ये सब ड्रॉप बॉक्स तो यूज़ करता ही है। देन अनदर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि आप अगर नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो मूवी आपके फ़ोन में नहीं है ना, तो ये आप कैसे देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू आप देख पा रहे हो, और ये कैसे आ रहा है, क्लाउड सर्वर्स से आ रहा है इंटरनेट में। तो क्यों यूज़फुल है, किसी भी तरह का हमें स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। पहले अगर हम देखें तो सबके पास बहुत जो है 32 GB 64 GB इस तरीके से एक्सटर्नल मेमोरी के यूज़ करना पड़ता था, पर अब इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास क्लाउड स्टोरेज है। तो ये इसको एक्सेस किया जा सकता है किसी भी डिवाइस से। ये सेव करता है कॉस्ट और स्पेस दोनों, ठीक है। तो हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है हमें ऑन डिमांड एक्सेस टू कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग पावर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओवर द इंटरनेट। यहाँ हमें लोकल सर्वर का यूज़ नहीं करना पड़ता। इससे क्या होता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, स्केलेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग काम कैसे करता है, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड रिमोट सर्वर्स, तो यहाँ पे डेटा और एप्लीकेशन स्टोर किया जाता है, ठीक है, और मैनेज किया जाता है कैसे, रिमोट सर्वर्स के ऊपर, ठीक है, और एक्सेसिबल कैसे होता है, इंटरनेट के द्वारा। अब की फीचर इसका देख लेते हैं, रिसोर्स पूलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल और वर्चुअल रिसोर्सेज जो है इसको डायनेमिकली एलोकेट किया जाता है, मतलब जिस तरीके से यूज़र डिमांड करता है उसके हिसाब से, और ऑन डिमांड एक्सेस होता है, जो सर्विस अवेलेबल होता है कैसे, जितना ज़रूरी है, ठीक है, आप उतना अवेल कर सकते हो सर्विस को। पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल होता है कि कंजम्पशन जो है प्राइसिंग मॉडल के ऊपर जो है बेस्ड है, ठीक है, जहाँ पे कि यूज़र को चार्ज कैसे किया जाता है, अकॉर्डिंग टू एक्चुअल यूजेस, कि आपने जितना यूज़ किया आपको उतना ही का ही पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं है जैसे डेटा पैक होता है ना, कि आपने ले लिया और आप इसको यूज़ करो ना करो आपका पैसा लग गया। यहाँ पे है कि जितना आप यूज़ कर रहे हो उतना आपको पे करना पड़ेगा। देन डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र जो है ईजिली जो है डेटा को मैनेज कर सकते हैं। और वर्चुअलाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, क्रिएशन ऑफ स्केलेबल वर्चुअल मैकेनिक्स एंड इन्वायरमेंट यूजिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑटोमेटेड मैनेजमेंट होता है जहाँ पे ऑटोमेटिक बैकअप, अपडेट और सिक्योरिटी टास्क होता है। देन एक्सेसिबिलिटी, कि इसको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे इंटरनेट के हेल्प से, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आप रिमोट वर्क भी कर सकते हैं और डेटा शेयरिंग भी हो सकता है। देन हम समझते हैं क्लाउड सर्विस मॉडल्स को। तो क्लाउड सर्विस को डिलीवर किया जाता है कैसे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, ठीक है, कि आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के ऊपर आपको क्लाउड सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब समझते हैं जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया और नेटवर्क हो गया। तो इसमें यूज़र को क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, स्टोरेज मिलेगा आपको और एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। तो इसमें फिजिकल हार्डवेयर को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का यूज़ आप कहाँ कर सकते हैं, वेब होस्टिंग में, बिग डेटा को एनालिसिस करने में, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में, जैसे एग्जाम्पल देखें तो अमेजोन का EC2, ठीक है, या मेघराज इनिशिएटिव जो इंडिया का गवर्नमेंट क्लाउड है। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो एक्सेस मॉडल क्या होगा, आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, तो जो भी क्लाइंट है, ठीक है, तो क्लाइंट प्रोविजन रिसोर्सेज वाया अ वेब इंटरफेस, मतलब आप इंटरनेट के थ्रू जो है आप एक्सेस कर पाएंगे, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो हार्डवेयर को वो मैनेज करेंगे, ठीक है, और आप क्या करेंगे, इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस ले सकते हैं। देन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास,
ठीक है, इसको समझते हैं। तो ये क्या करता है, मैनेज करता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को और डिप्लॉयमेंट को। यहाँ पे कोई हार्डवेयर का ज़रूरत नहीं होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो यहाँ पे यूज़र को क्या मिलता है, रेडी टू यूज़ प्लेटफॉर्म टूल्स मिलता है, डेटाबेस मिलता है, रन टाइम इन्वायरमेंट मिलता है। यहाँ पे फोकस कोडिंग के ऊपर होता है और ऐप लॉजिक के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब जो ये पास है यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इसका कहाँ पे यूज़ है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने में और टेस्ट करने में, एप्लीकेशन के एनालिटिक्स में और डिजास्टर रिकवरी में। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में मैनेज किया जाता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट को, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। और यहाँ पे फिर कोई हार्डवेयर, जैसे इतना एप्लीकेशन को अगर डेवलप करना है तो हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो एग्जाम्पल अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट का अजूर ऐप सर्विस है, तो AWS इलास्टिक बीन स्टॉक है, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हमें देखने के लिए मिलता है। एक्सेस मॉडल क्या है, तो क्लाइंट जो है वो डिप्लॉय कर सकता है ऐप को कैसे, डैशबोर्ड के हेल्प से, ठीक है, डैशबोर्ड के हेल्प से जो है डिप्लॉय कर सकता है। और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हैंडल करेगा प्लेटफॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, OS और स्केलिंग, जो भी चीज़ है ये सर्विस प्रोवाइडर ही इसको हैंडल करेगा, मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। देन सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS, तो ये क्या करता है, ऑफर करता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, पूरा आपको सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन मिल जाएगा इंटरनेट के ऊपर ही, कोई इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं है, कोई मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं है। यहाँ पे यूज़र को क्या मिलेगा, रेडीमेड एप्लीकेशन मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट और सिक्योरिटी होगा। एप्लीकेशन अगर देखें तो क्या है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में यूज़फुल है, ईमेल सर्विसेज में यूज़फुल है, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज में यूज़फुल है। एग्जाम्पल अगर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, गूगल वर्कस्पेस, डिजी लॉकर इंडिया, तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है। देन एक्सेस मॉडल क्या है, जो यूजर है वो वेब ब्राउजर और ऐप के थ्रू इसको एक्सेस करेगा और सर्विस प्रोवाइडर मेंटेन करेगा सॉफ्टवेयर, सर्वर और अपडेट्स को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हमने अब तक क्या क्या देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आस, देन हमने देखा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, देन हमने देखा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन नेक्स्ट मूव करते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन मॉडल क्लाउड सर्विसेज, तो आप सब्सक्रिप्शन कैसे लेंगे, क्लाइंट पे करेगा, जो भी रिकरिंग फी है उस सर्विस को अवेल करने के लिए उसको क्लाइंट पे करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टीयर हो सकता है, पर्सनल आप कर सकते हैं, बिजनेस के लिए या इंटरप्राइज के लिए भी आप ले सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 है, जहाँ पे यूज़र क्या करते हैं, चूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन लेवल नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या मेरा सब्सक्रिप्शन पर्सनल के लिए है या बिजनेस के लिए, इंटरप्राइज के लिए है, मतलब क्या फैसिलिटीज़ आपको चाहिए बेसिकली। देन डैशबोर्ड एंड एक्सेस, तो क्लाइंट का डैशबोर्ड होता है, ठीक है, जो कि कस्टमाइज आप कर सकते हैं अपने यूजेस के अकॉर्डिंग, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। और सर्विस प्रोवाइडर डैशबोर्ड भी होता है, ठीक है, जिसमें जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो सारा रिसोर्सेज को और सर्विस परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा। देन एडिटिंग परमिशंस भी होता है, जो क्लाइंट का जैसे डैशबोर्ड जो भी है, तो क्लाइंट चाहे तो इसको क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ अपने डैशबोर्ड को कर पाएगा और बाद बाकी जितना भी ओवरऑल सेटिंग है उसको सर्विस प्रोवाइडर ही कर पाएगा मॉडिफाई। देन लॉगिन आईडी का अगर देखें एक्सेस कंट्रोल, तो क्लाइंट का लॉगिन आईडी, ठीक है, जो कि क्या है, यूनिक सिक्योर आईडी होता है, जिससे कि वो मैनेज कर सकते हैं जो भी रोल और परमिशन है, ये सब कुछ। देन सर्विस प्रोवाइडर का भी लॉगिन आईडी होता है, जो जहाँ पे कि वो हाई लेवल एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि सर्विस मैनेजमेंट और टेक्निकल सपोर्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्लाउड से रिलेटेड जो भी है कि किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव क्या है, मेघराज। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव है, ठीक है। किसका, मेघराज किसका है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड इनिशिएटिव है, ठीक है। नेचर क्या है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट क्लाउड इन्वायरमेंट है अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बिल्ट है, बिल्ट ऑन एग्जिस्टिंग और न्यू ऑग्यूमेंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। गवर्नेंस फ्रेमवर्क अगर हम देखें तो ये फॉलो करता है कॉमन प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स, और इसको इशू किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखना है कि मेघराज क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लाउड इनिशिएटिव है। पर्पस क्या है, ये इनेबल करता है सिक्योर, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड सर्विसेज फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स। ये सपोर्ट करता है डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस डिलीवरी को, ठीक है। ये याद रखना है कि ये क्या क्या कर रहा है, गवर्नेंस फ्रेमवर्क ये फॉलो कर रहा है, कॉमन प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड को, और इशू किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये इनेबल करता है सिक्योर, स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव क्लाउड सर्विसेज को। देन अब नेक्स्ट हम देखते हैं एज कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग हमने देख लिया, एज कंप्यूटिंग समझते हैं। तो एज कंप्यूटिंग का मतलब है कि डेटा को सोर्स के पास प्रोसेस करना, प्रोसेसिंग डेटा नियर द सोर्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट फार अवे क्लाउड सर्वर, की दूर, बहुत दूर भेज करके डेटा को प्रोसेस करने की जगह सोर्स के पास ही प्रोसेस करना। सिंपल टर्म्स में कहने का मतलब है कि ठीक है, डेटा को दूर मत भेजो, इसको प्रोसेस करो यहीं पे पास में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप सिंपल समझने के लिए देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरा विथ फेस डिटेक्शन, ठीक है, कि क्या है, डेटा प्रोसेसिंग पास में ही हो रहा है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग वीडियो टू द क्लाउड, कि आप क्लाउड में वीडियो भेज रहे हैं, ठीक है। तो उससे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा विथ फेस डिटेक्शन, तो इट प्रोसेसेस डेटा इनसाइड द कैमरा इटसेल्फ, कि कैमरा में ही डेटा प्रोसेस हो गया ना, ये पूरा डेटा कहाँ, क्लाउड में नहीं गया। तो ये हम देख रहे हैं। जैसे कि फिर और आप देख सकते हैं सेल्फ ड्राइविंग जो कार है, तो यहाँ पे डिसीजन क्या हो रहा है, इंस्टेंटली बन रहा है, ठीक है, यूजिंग ऑन बोर्ड सिस्टम। यहाँ पे कोई आपको जो है टाइम नहीं मिलेगा टू सेंड डेटा टू क्लाउड एंड वेट, कि आप क्लाउड में डेटा भेज रहे हैं एंड वेट कर रहे हैं। तो इस टाइप से है कि यहाँ पे आपका डेटा प्रोसेस जो है नियर द सोर्स ही हो रहा है। तो ज़रूरत क्यों है, ताकि लेटेंसी नहीं हो ना, डिले नहीं हो, ठीक है। और सेव्स इंटरनेट का बैंडविड्थ भी आपका सेव होगा, और जो है कहीं अगर वीक और या इंटरनेट नहीं है वहाँ पे भी अच्छे से वर्क कर पाएगा। तो अब डिफरेंस समझते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या है कि डेटा प्रोसेस कहाँ होता है, डिस्टेंट डेटा सेंटर में, दूर में जाकर के डेटा प्रोसेस होता है, और एज कंप्यूटिंग में लोकली डेटा प्रोसेस होता है। अगर आपको सिंपली समझना चाहिए कि नियर डिवाइस, डेटा प्रोसेस नियर डिवाइस, और डेटा प्रोसेसिंग फार अवे, ठीक है, डेटा का आप स्टोरेज या प्रोसेसिंग कर रहे हैं दूर में। तो एज कंप्यूटिंग को अगर हम समझे तो सिंपल सी बात है कि प्रोसेसिंग डेटा क्लोजर टू इट्स सोर्स, ठीक है, कि अपने सोर्स के पास ही डेटा प्रोसेस हो रहा है, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सर्वर, कि आप कोई सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सर्वर में भेजे, वहां से आपको रिस्पॉन्स मिले, ठीक है। ये है, तो इससे हम देख चुके हैं कि लेटेंसी रिड्यूस होगा और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन जो होता है वो नहीं होगा। अब समझते हैं कि फिर फीचर क्या है एज कंप्यूटिंग का। तो यहाँ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होता है, कि एक सेंटर में ही जाकर ये प्रोसेस नहीं होता है, बल्कि डेटा जो है कहीं पे भी एज ऑफ द नेटवर्क में प्रोसेस होता है, नियर आईओटी डिवाइस या स्मार्टफोन में या सेंसर्स में। देन इससे लेटेंसी कम हो जाएगा, फास्टर रिस्पॉन्स मिलेगा, रियल टाइम एनालिसिस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग और क्विक एक्शन लिया जाएगा, और जो बैंडविड्थ है, इंटरनेट का यूज़ है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो रेलिवेंट डेटा है उसी को सेंड किया जाएगा क्लाउड में, तो नेटवर्क का लोड भी कम हो जाएगा, रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगा, कि ये काम करेगा जब पुअर और इंटरमिटेंट कनेक्टिविटी होगा ना, तब भी ये काम करेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी बढ़ जाएगा काफ़ी, और सेंसिटिव डेटा आपका लोकली प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे डेटा ब्रीच का भी टेंशन खत्म, कि ठीक है दूर जाके प्रोसेस हो रहा है, तो इससे भी इशू आपका खत्म हो जाएगा। तो अब एप्लीकेशन कहाँ है एज कंप्यूटिंग का, तो इंटरनेट ऑफ थिंक में। अब आप रियल टाइम प्रोसेसिंग होगा ऑफ सेंसर डेटा, तो इससे आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। स्मार्ट मीटर हो गया, वियरेबल्स या स्मार्ट फैक्ट्रीज, ठीक है। देन ऑटोनोमस व्हीकल में यूज़ होगा, कि इंस्टेंट प्रोसेसिंग हो रहा है, इंस्टेंट प्रोसेसिंग ऑफ कैमरा, रडार, लिडार डेटा फॉर सेल्फ ड्राइविंग डिसीजंस। देन वर्चुअल रियलिटी में इसका यूज़ है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में, स्मार्ट सिटीज़ में यूज़ है, हेल्थ केयर में यूज़ है। तो अब समझ लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग में, जो कि ऑलरेडी हम समझ गए। तो डेटा प्रोसेसिंग अगर क्लाउड में देखें तो नॉन टाइम सेंसिटिव है, और यहाँ रियल टाइम तुरंत ही होगा, हाई स्पीड में हो पाएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है क्लाउड को बिल्कुल चाहिए, रिलायबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, यहाँ पे लिमिटेड और नो इंटरनेट नीडेड है, ठीक है। और क्लाउड कंप्यूटिंग अगर देखें तो डायनेमिक वर्कलोड या लार्ज डेटा सेट, और यहाँ हाईली सेंसिटिव डेटा और रियल टाइम एनालिसिस, ठीक है। देन अगर कॉस्ट देखें तो ये कॉस्टली है क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि
यहाँ लार्ज डेटा सेट है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है लार्ज डेटा सेट के लिए, ठीक है। और ये लार्ज डेटा सेट क्योंकि दूर भेजना, दूर से लेकर के आना, तो लार्ज डेटा सेट के लिए जो है क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा कॉस्टली होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देन डेटा स्टोरेज अगर हम देखें तो ये डेटा को प्लेस करता है कहाँ पे, क्लाउड स्टोरेज में, और ये डेटा को लोकली जो है प्रोसेस करता है, ठीक है। इतना याद रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और एज कंप्यूटिंग क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग नॉन टाइम सेंसिटिव होता है और ये रियल टाइम हाई स्पीड होता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। तो सुपर कंप्यूटर्स क्या है, तो ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम है और इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है, जो कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल टास्क होता है ना, कि जो डिफ़िकल्ट टास्क है जिसको परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है नॉर्मल कंप्यूटर के द्वारा, तो उसको सुपर कंप्यूटर जो है परफॉर्म करता है। और ये मल्टीपल प्रोसेसर्स को यूज़ करता है, ठीक है, वर्किंग इन पैरेलल टू डिवाइड प्रॉब्लम्स एंड एक्सिलरेटिंग प्रोसेसिंग। कहने का क्या मतलब है कि एक साथ ये मल्टीपल काम कर सकता है। परफॉर्मेंस मेज़र अगर देखें तो हम इसको मेज़र करते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, ठीक है। एक्सा फ्लॉप्स का क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू 10 to the power 18 ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक। सो जो अब लीडिंग सुपर कंप्यूटर देख लेते हैं वर्ल्ड में कौन कौन सा है। तो एल कैपिटन यूएसए का, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। स्पीड अगर देखें तो 1.742 एक्सा फ्लॉप्स है, ठीक है। ओवरटुक फ्रंटियर ए था इससे पहले, तो फ्रंटियर को इसने ओवरटुक कर लिया। फ्रंटियर भी यूएसए का ही है, ठीक है, ये भी सेकेंड फास्टेस्ट है। स्पीड अगर देखें तो 1.1 लगभग एक्सा फ्लॉप्स है। और अदर नोटेबल सुपर कंप्यूटर्स देखें तो सनवे ताइहू लाइट चाइना का है, तियानहे 2 चाइना का है, ठीक है। डेल फ्रंटेरा यूएसए का है और पिज डायांट स्विट्जरलैंड का है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर इधर उधर मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। देन एआई ब्रिजिंग क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जापान का है, ठीक है। देन कंट्री का पोजीशन अगर देखें तो यूएसए जो है लीड करता है इन नंबर ऑफ टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स में। देन चाइना सेकंड है, मतलब यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, ठीक है। देन सुपर कंप्यूटर अगर इंडिया में देखें तो यूएस डिनायल ऑफ क्रे एक्स एमपी पुश्ड इंडिया टू डेवलप इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर। तो यूएसए ने क्या किया, डिनाई कर दिया क्रे एक्स एमपी देने के लिए, तो फिर इंडिया ने अपना सुपर कंप्यूटर जो है डेवलप किया। तो की इंस्टीट्यूशन कौन है जो डेवलप करता है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है, तो CDAC, ठीक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो CDAC ने डेवलप किया परम सीरीज, ठीक है, परम हमारा पहला सुपर कंप्यूटर है। तो जो है परम सीरीज किसने डेवलप किया, CDAC। देन बार्क डेवलप्ड द अनुपम सीरीज, तो बार्क ने डेवलप किया अनुपम सीरीज। देन नेक्स्ट अगर देखें तो अनुराग जो कि DRDO के अंदर आता है, तो डेवलप इसने क्या किया, डेवलप्ड द पेस सीरीज को डेवलप किया, ठीक है। तो CDAC ने डेवलप किया परम सीरीज को, बार्क ने डेवलप किया अनुपम सीरीज को, और अनुराग जो कि DRDO के अंदर आता है डेवलप किया पेस सीरीज को। देन परम सीरीज CDAC ने डेवलप किया। ये लैंडमार्क मॉडल अगर देखें तो अपना क्या है, परम 8000 एंड परम 10000, ठीक है। तो ये इंडिया का सुपर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी का बैकबोन है, ठीक है। देन मेजर इंडियन सुपर कंप्यूटर्स अगर हम देखें तो एरावत जो है इंडिया का फास्टेस्ट है 2023 के हिसाब से, और ग्लोबल रैंक इसको मिला हुआ है 75, किसको, एरावत को। तो अपना जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, एरावत है, याद रखना है। देन परम सिद्धि, तो ये भी AI फोकस्ड जो है, ठीक है, इसका फोकस किसके ऊपर है, फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन, ठीक है। देन जो है मिहिर, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग एंड साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए। तो इसको किसने डेवलप किया है, NCM RWF के द्वारा डेवलप किया गया है इसको, मिहिर को, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जान चुके हैं। सुपर कंप्यूटर सिंपली क्यों किया जाता है, ये हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है और ये काफ़ी सारे टास्क को, मल्टीपल टास्क को एक साथ अपने साथ ये एक ही साथ में कर सकता है, ठीक है। और इसका मेज़र किया जाता है एक्सा फ्लॉप में, और 10 to the power 18 ऑपरेशंस पर सेकेंड कर सकता है। तो कितना फास्ट ये है आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये इसको कंप्लीट कर लिया। अब मूव करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ, ठीक है। सुपर कंप्यूटर देख लिया, अब क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है।
तो ये एक तरीके का कंप्यूटिंग है जो कि क्वांटम फिजिक्स को यूज करता है नॉर्मल लॉजिक के बजाय, ठीक है। यहाँ नॉर्मल लॉजिक यूज नहीं हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, क्वांटम फिजिक्स। तो नॉर्मल कंप्यूटर क्या करता है, ये बिट्स यूज करता है, एक बार में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, बस ये याद रखना है। और क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स यूज करता है, मतलब 0 और 1 दोनों सेम टाइम पे हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मल में हम देख रहे हैं या तो 0 है या तो 1 है, और क्वांटम में क्या है, क्यूबिट्स है, 0 भी है और 1 भी है सेम टाइम। देन सिंपल आइडिया अगर हम देखें क्या है, समझते हैं सिंपली इसको। तो नॉर्मल कंप्यूटर जो है तो ये एक ही पाथ ट्राई करेगा एक बार में, और क्वांटम कंप्यूटर जो है बहुत सारा पाथ एक बार में कर सकता है, सिंपल अगर हम इसको समझे तो। देन अगर एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि सपोज एक चाबी है, उसको 100 बॉक्स के अंदर खोजना है, तो नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा, हर बॉक्स को चेक करेगा, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर जो है एक साथ काफ़ी सारे बॉक्सेस को चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत पावरफुल है। क्यों पावरफुल है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता है, इसीलिए ये यूजफुल है क्रिप्टोग्राफी में, ड्रग डिस्कवरी में, क्लाइमेट मॉडल्स में। तो क्वांटम कंप्यूटर के बारे में क्या है कि ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर चलता है। ये नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स यूज करता है और ये क्यूबिट्स यूज करता है। क्यूबिट्स में 0 और 1 सेम टाइम पे आ सकता है, ठीक है, दैट्स इट। अब थोड़ा सा और डेफिनेशन वगैरह अच्छे से देख लेते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, एक रिवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग प्रोग्राम है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर चलता है, ताकि जो भी कैलकुलेशन है उसको परफॉर्म किया जा सके, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। हमने देख लिया बिट्स और क्यूबिट्स का। अब क्यूबिट क्या होता है कि एक फंडामेंटल यूनिट है ऑफ क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड इज ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो ये क्यूबिट एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, जो कि हमने 0 और 1 का हमने समझ लिया कि यहाँ पे 0 और 1 और दोनों, ठीक है, 0 और 1 एक साथ, और 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, दोनों एक साथ आ सकता है, और इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन, ठीक है। क्योंकि हम क्लासिकल कंप्यूटर में क्या देख रहे हैं, या तो ये 0 होगा या तो 1 होगा, और यहाँ पे क्या है, 0 भी है 1 भी है और बोथ भी है, और इसी चीज को हम कहते हैं सुपरपोजिशन। सो अब देखते हैं ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये इनेबल करता है पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और इससे क्या होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सॉल्व हो पाता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन कोर प्रिंसिपल अगर देखें क्वांटम कंप्यूटिंग का क्या क्या प्रिंसिपल है, तो यहाँ सुपरपोजिशन है, ठीक है। मतलब क्या है कि क्यूबिट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है इन मल्टीपल स्टेट्स एट वंस, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि सुपरपोजिशन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 दोनों हो सकता है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैरेलल कंप्यूटेशन एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, मतलब कि काफ़ी सारा प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो सकता है, ये सुपरपोजिशन है। क्योंकि जो हमने क्लासिकल कंप्यूटर में क्या देखा, या तो 0 या तो 1, ठीक है, ये एक ही मोड पे काम करेगा क्लासिकल कंप्यूटर, और ये जो है पैरेलल एक साथ बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा कंप्यूटेशन ये कर सकता है, यही है सुपरपोजिशन। देन इंटेंगलमेंट को समझते हैं कि इसमें क्वांटम कंप्यूटर में क्या होता है कि क्वांटम पार्टिकल्स इंटरलिंक्ड होता है, ठीक है। तो अगर किसी एक में भी कुछ छेड़छाड़ हुआ, कुछ चेंजेस हुआ, तो वो दूसरे को अफेक्ट कर देता है। तो इससे क्या हमें देखने के लिए मिलता है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, जो कि क्वांटम एल्गोरिदम में यूज होता है। तो याद रखना है, इंटेंगलमेंट का सिंपल मतलब है जो क्वांटम पार्टिकल्स है ना, ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है, तो एक का स्टेट जो है दूसरे को अफेक्ट कर देता है, दैट इज इंटेंगलमेंट। सुपरपोजिशन में हमने देख लिया कि मल्टीपल स्टेट एक ही बार में हो सकता है, और यहाँ पे ये इंटरलिंक्ड होता है, ये इंटेंगलमेंट है। देन इंटरफेरेंस, यहाँ पे क्यूबिट जो है ना वेव लाइक बिहेवियर शो करता है, कैसा, वेव लाइक बिहेवियर। और ये क्यों यूजफुल है, ये यूजफुल है फॉर एम्पलीफाइंग करेक्ट आंसर एंड कैंसिलिंग रॉन्ग वंस। तो अगर ये क्या करेगा, इस करेक्ट आंसर को जल्दी से जल्दी ले आ पाएगा, और जो रॉन्ग होगा उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज जो है कंबाइन करता है वेव की तरह। करेक्ट आंसर होगा तो वेव ऐड हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और जैसे रॉन्ग आंसर होगा तो जो वेव है वो कैंसिल आउट हो जाएगा या वेव वीक हो जाएगा, ठीक है। जो ये सिंपल वेव है ना, ये वीक हो जाएगा। देन अब समझते हैं टनलिंग। तो क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स जो है क्रॉस कर सकते हैं बैरियर को, ठीक है, बिना किसी एनर्जी के। ये है बात क्या कि टनलिंग का क्या मतलब है कि बिना किसी एनर्जी के ये पार्टिकल को, जो बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, जो कि क्लासिकल कंप्यूटर में, क्लासिकल फिजिक्स में इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत यूजफुल है, किसके लिए, फॉर हार्डवेयर लाइक क्वांटम डॉट्स। तो क्वांटम डॉट्स में ये यूजफुल होता है, मतलब क्या है यहाँ पे कि बिना एनर्जी के भी पार्टिकल्स क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर को, इधर से इधर, इधर से इधर आ सकते हैं। तो सिंपल अगर हम समझने की कोशिश करें
कि अगर एक बॉल है और बॉल क्रॉस करना चाह रहा है वॉल को, तो नॉर्मल फिजिक्स में क्या होगा कि क्रॉस नहीं कर सकता बिना एनर्जी के, ठीक है, जब तक आप एनर्जी लगा के दूसरी तरफ नहीं फेंकेंगे नहीं हो सकता। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में जो है ना, ये अपीयर हो सकता है दूसरे साइड भी बिना एनर्जी के। सिंपल यही है क्वांटम टनलिंग। तो ये क्यों होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं, वेव की तरह, ठीक है, और वेव जो है कैन लीक थ्रू बैरियर्स, क्योंकि वे ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, तो इसी वजह से ये बैरियर्स के बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। देन अगर हम मूव करें नेक्स्ट, क्वांटम सुप्रीमेसी, ठीक है। तो क्वांटम सुप्रीमेसी का क्या मतलब है कि क्वांटम कंप्यूटर परफॉर्मिंग अ टास्क सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी क्लासिकल कंप्यूटर। सिंपल सी बात है कि क्वांटम कंप्यूटर क्या कर रहा है, किसी भी टास्क को इतना फास्टर कर रहा है जो कि कोई क्लासिकल कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है। इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था इस टर्म का, तो क्वाइंड बाय जॉन प्रेस्किल के द्वारा इसको क्वाइन किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद हमें गूगल का देखने के लिए मिलता है कि गूगल ब्रेक थ्रू मीन्स 2019 में गूगल का 53 क्यूबिट साइकामोर प्रोसेसर जो है ये अचीव कर लेता है क्वांटम सुप्रीमेसी, ठीक है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है 2019 में कि गूगल का जो क्यूबिट 53 गूगल्स 53 क्यूबिट साइकामोर है वो क्वांटम सुप्रीमेसी को अचीव कर लेता है और सॉल्व्ड अ सैम्पलिंग प्रॉब्लम इन 200 सेकेंड, ठीक है। तो मतलब कि प्रॉब्लम को 200 सेकेंड में सॉल्व कर लेता है, जिस सेम टास्क को एक क्लासिकल कंप्यूटर 10,000 साल लेगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितना ज़्यादा स्पीड हम कर सकते हैं, 10,000 साल, और उसको ये 200 सेकेंड में, सिर्फ 200 सेकेंड में कर लेता है, ठीक है। तो ये है मतलब क्वांटम सुप्रीमेसी कि जो क्लासिकल कंप्यूटर कर ही नहीं सक रहा है या बहुत टाइम लगा रहा है, ये इसको ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीके से कर लेगा, ठीक है। ये है क्वांटम सुप्रीमेसी। तो अभी थोड़ा सा और डिफरेंस हम देख लेते हैं क्लासिकल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में। वैसे हम समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिक यूनिट है, ये बिट्स को यूज करता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। ये क्यूबिट्स को यूज करता है जिसमें 0, 1 और बोथ हो सकता है। ये सुपर पोजिशन है। देन पैरेललिज्म अगर हम देखें तो ये एक ही टास्क को करेगा, मतलब एक टास्क खत्म होगा फिर अदर करेगा, सीक्वेंस में करेगा, और ये एक साथ बहुत सारा टास्क कर सकता है जिसको हम कहते हैं सुपर पोजिशन, ठीक है। और ये जो है हार्डवेयर इसमें कौन सा लगा हुआ होगा, बिल्ड ऑन रेगुलर सिलिकॉन चिप यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। दैट वर्क्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में काम करेगा। और क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, स्पेशल क्वांटम प्रोसेसर यहाँ पे यूज होता है, दैट नीड टू बी केप्ट वेरी कोल्ड, क्रायोजेनिक, ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, काफ़ी जो है कोल्ड होना चाहिए। जो स्पेशल क्वांटम प्रोसेसर है इसको कैसे रखना पड़ेगा, बहुत कोल्ड करके रखना पड़ेगा, क्रायोजेनिक, ठीक है। देन प्रोग्रामिंग अगर देखें तो ये फॉलो करता है क्लियर स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटिंग में सेटअप कंडीशंस टू फाइंड सॉल्यूशन यूजिंग प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, नॉट जस्ट डायरेक्ट स्टेप्स। तो यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन स्पीड अगर देखें तो स्पीड इज लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन द चिप, ठीक है। तो यहाँ स्पीड लिमिटेड होता है, कैसे, कितना ट्रांजिस्टर चिप में लगा हुआ है, ठीक है। और क्वांटम कंप्यूटर क्या कर सकता है, पोटेंशियली सॉल्व कर सकता है कुछ प्रॉब्लम को बहुत ही फास्टर देन द क्लासिकल कंप्यूटर। देन एक्यूरेसी अगर देखें तो ये प्रिसाइज रिलायबल रिजल्ट देता है। और क्वांटम कंप्यूटिंग का रिजल्ट जो है अनसर्टेन हो सकता है, और कभी कभी हो सकता है कि करेक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्वांटम एरर करेक्शन। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो क्लासिकल कंप्यूटर है ना, ये प्रिसाइज और रिलायबल रिजल्ट देता है, और ये कभी कभी अनसर्टेन हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने बस पढ़ लिया कि क्वांटम कंप्यूटर बहुत अच्छा है, सब कुछ फास्ट कर सकता है, तो ठीक है ये सब कुछ सही भी करेगा, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी इसका रिजल्ट अनसर्टेन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर या रोबोट, ठीक है, कि ये कैसे टास्क परफॉर्म कर सकता है जैसे कि नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड जजमेंट। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है इंटेलिजेंस, मीन्स यहाँ पे कुछ तो इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। और आर्टिफिशियल मतलब क्या है कि नेचुरल नहीं है, जैसे एक इंसान के अंदर नेचुरल उसका एक इंटेलिजेंस होता है, तो उसी तरीके से एक कंप्यूटर या रोबोट जब टास्क परफॉर्म करेगा जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और जजमेंट रिक्वायर है, तो उसको हम
कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो सिंपली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जिसमें कि कंप्यूटर और रोबोट उसी तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे कि एक ह्यूमन जो है कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड जजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। देन एलन ट्यूरिंग जो है, इन्होंने प्रपोज द ट्यूरिंग टेस्ट टू इवेलुएट मशीन लर्निंग, ठीक है। तो इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट को प्रपोज किया मशीन लर्निंग को इवेलुएट करने के लिए। देन जॉन मैकार्थी, इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया। अगर पूछा जाए कि किसने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को कॉइन किया, तो दैट इज जॉन मैकार्थी। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम जब इतना ज़्यादा AI के बारे में बात कर रहे हैं। देन ट्यूरिंग टेस्ट कौन लेकर के आए थे, एलन ट्यूरिंग, ताकि इवेलुएट किया जा सके मशीन इंटेलिजेंस को। देन क्या क्या कंपोनेंट है AI का, एक तो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो समझते हैं मशीन लर्निंग क्या है। तो ये एल्गोरिदम है जो कि इनेबल करता है, इनेबल सिस्टम टू लर्न फ्रॉम डेटा। तो ये क्या करते हैं, मशीन लर्निंग मतलब मशीन सीख रहा है किस चीज़ से, डेटा से, ठीक है, कि इसको डेटा फीड किया जा रहा है, डेटा से इन सब चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, सीख रहा है और इम्प्रूव कर रहा है परफॉर्मेंस विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। कोई एक्सप्लिसिट यहाँ पे अलग से प्रोग्रामिंग नहीं डाला जा रहा है, इसको डेटा दिया जा रहा है, डेटा से सीख रहा है, ठीक है। और जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो स्पैम फिल्टरिंग इन ईमेल, ठीक है, कि ईमेल में ये स्पैम क्या कर सकता है, फिल्टर कर सकता है। देन डीप लर्निंग क्या हुआ, ये मशीन लर्निंग का ही सबसेट है। इसमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क को यूज किया जाता है ताकि कॉम्प्लेक्स टास्क को कर सके, ठीक है, जैसे कि फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया। देन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP, ये क्या है, ये इनेबल करता है कंप्यूटर्स को ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, इंटरप्रेट कर सके और जनरेट कर सके ह्यूमन लैंग्वेज। तो ये हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि सीरी और एलेक्सा जो कि आपके बातों को समझ रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये क्या यूज कर रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। देन कंप्यूटर विजन, ये अलाउ करता है मशीन को कि एनालाइज कर सके इमेज और वीडियोज को, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। देन न्यूरल नेटवर्क्स, तो यहाँ पे ब्रेन इंस्पायर्ड मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि इंटरकनेक्टेड है नोड्स के साथ, दैट लर्न पैटर्न्स, जो कि पैटर्न को लर्न करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब। उसके बाद अब देखते हैं की एप्लीकेशंस ऑफ AI का क्या क्या की एप्लीकेशंस। तो एक हम GPT, जो कि हम चैट GPT बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो क्या है ये, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, जनरेटिव AI है। तो ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, ठीक है, जो कि जनरेट कर सकता है ह्यूमन की तरह टेक्स्ट, ट्रांसलेट कर सकता है लैंग्वेजेस को, क्रिएटिव कंटेंट लिख सकता है और आंसर कर सकता है आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। जैसे कि चैट GPT किसने इसको लेकर के आए हैं, तो ओपन AI के द्वारा चैट GPT को इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। देन समझते हैं और क्या क्या यूज़ है हेल्थ केयर में। डिजीज़ को डायग्नोस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है मेडिकल इमेजेस को, पेशेंट के डेटा को। देन ड्रग डिस्कवरी में आइडेंटिफाई कर सकता है ड्रग, ठीक है, ड्रग कैंडिडेट्स फास्टर। देन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में यूजफुल है जिसमें कि पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। टेलर्स ट्रीटमेंट यूजिंग जेनेटिक और मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पेशेंट्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बना के उसको पेशेंट को दिया जा सकता है। देन अदर सेक्टर्स जैसे फाइनेंस में फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकता है, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, चैट बॉट्स, इन सब में। देन मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक्स हो गया, ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका, क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका क्या मतलब है कि क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजेशन यूटिलाइजेस प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है, जैसे IoT सेंसर्स, AI, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जा सके ताकि प्रोडक्शन को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके और जो वेदर से रिलेटेड इश्यूज आते हैं या मिनिमाइज किया जा सके, वाइल मिनिमाइजिंग रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फर्टिलाइजर। क्या हो रहा है कि वाटर और फर्टिलाइजर, इन सारे चीज़ों का यूज़ हम कम करके भी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को ला सके, ठीक है। सॉइल मॉनिटरिंग या वेदर प्रिडिक्शन, मतलब कि क्रॉप यील्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, कि बेटर प्रोडक्शन हम कैसे कर सके कम से कम रिसोर्सेज में। देन कस्टमर सर्विस 24/7 AI चैटबॉट्स, ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोनोमस व्हीकल हो गया, ट्रैफिक मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स। तो काफ़ी सारा यूज़ हमें देखने के लिए मिलता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है
जितना भी स्मार्ट सिस्टम हो गया, मशीन्स हो गया, जो कि कैरी करता है, टास्क कैरी कर सकता है, जिसके लिए कि ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। देन उसी के अंदर मशीन लर्निंग, तो यहाँ पे क्या होता है, एल्गोरिदम क्रिएट होता है जो कि डेटा से सीखता है और डिसीजन जो है उसी के बेसिस पे देता है, जो भी वो पैटर्न को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अगर डिसीजन इनकरेक्ट है तो उसको एक चेक करना पड़ेगा कि ठीक है, इसने जो आउटपुट लाकर दिया है क्या ये सही है या गलत है। देन डीप लर्निंग, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का यूज़ किया जाता है ताकि एक्यूरेट कंक्लूजन लाया जा सके बिना ह्यूमन इंटरवेंशन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है अगर कोई चीज़ गलत है तो, पर डीप लर्निंग में नहीं है, ये याद रखना है। देन एआई का एप्लीकेशन काफ़ी सारा है, आप यूज़ भी कर रहे हैं। तो चैट बॉट्स हमें देखने के लिए मिलता है और स्मार्ट असिस्टेंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटेड कॉन्वर्सेशन हो जाता है, टास्क असिस्टेंस हो रहा है, जैसे कि चैट जीपीटी है, को पायलट है माइक्रोसॉफ्ट बिंग का, ठीक है। देन सीरी, एलेक्सा, कोर्टाना, ये सब कुछ है। देन रिकमेंडेशन एल्गोरिदम, तो ये सजेस्ट करता है कंटेंट प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन यूज़र बिहेवियर। तो आप देखते होंगे कि आप अगर फ़ोन में किसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं तो उसी चीज़ का ऐड आ रहा है, ठीक है। या जैसे नेटफ्लिक्स पर्सनलाइज कंटेंट, या यूट्यूब का सजेशन, अमेजन का प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये सब क्या है, रिकमेंडेशन एल्गोरिदम पे बेस है। देन सर्च एल्गोरिदम, तो ये रैंक एंड रिट्रीव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेब से, कि आप अगर वेब पे जाके कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, जैसे गूगल का सर्च एल्गोरिदम है। देन फेस रिकॉग्निशन, तो ये आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल को यूजिंग फेशियल फीचर, जैसे फेस आईडी आपके आईफोन पे है, या सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज हो गया। नेविगेशन ऐप है जो कि रियल टाइम रूट, ट्रैफिक अपडेट या लोकेशन हमें प्रोवाइड करता है, गूगल मैप्स हो गया, वेज हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, ठीक है। ये क्या करता है, आप जिस तरीके का चीज़ों को देखना पसंद करते हैं वो आपके फीड में आ जाएगा, तो ये क्यूरेट करता है यूज़र फीड्स और रिकमेंड करता है पोस्ट को, ठीक है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह। देन राइड शेयरिंग एप्स है जिसमें कि मैच करता है राइडर्स विथ ड्राइवर्स एंड ऑप्टिमाइज रूट्स, जैसे कि ऊबर, ओला वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो आजकल अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ एआई का हमें देखने के लिए मिलता है और फ्यूचर में ये बढ़ने ही वाला है। नेक्स्ट देखते हैं एआई एक्शन समिट 2025 का, ठीक है। अभी 2026 का भी एआई समिट है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में हुआ है, न्यू दिल्ली में। तो अभी इसको पढ़ते हैं। इवेंट ये कहाँ हुआ था, ग्रैंड पैलेस पेरिस में, और कब हुआ था, 10 to 11 फरवरी 2025 में। लीडरशिप अगर देखें तो को चेयर किया गया था इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, एंड नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनके द्वारा लीडरशिप हमें देखने के लिए मिलता है, को चेयर किया गया था। बैकग्राउंड देखें तो फॉलो अप टू यहाँ पे ये कैसे जो है बिल्ड हुआ, तो जो एआई समिट हुआ था ब्लेची पार्क, ठीक है, 2023 में, और एआई सियोल समिट जो हुआ था 2024 में, उसके ऊपर जो बेस्ड है और भी चीज़ें ऐड ऑन किया गया, फॉलो अप किया गया, ठीक है। तो आउटकम क्या है, एडॉप्शन ऑफ स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, ठीक है। तो ये था इसका जो है आउटकम। देन पार्टिसिपेशन अगर देखें तो साइन किया गया 60+ कंट्रीज़ के द्वारा, और यहाँ पे फ्रांस, इंडिया, चाइना, ठीक है, ईयू के मेंबर्स भी थे। लेकिन साइन किसके द्वारा नहीं किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, साइन नहीं किया गया यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है। अब पढ़ते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में कि एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है, किसके लिए, फॉर टेक्नोलॉजीज जो कि इन्हेंस करता है और रिप्लेस करता है रियल वर्ल्ड परसेप्शन को, ठीक है। तो जो रियल वर्ल्ड परसेप्शन है उसको इन्हेंस कर सकता है या रिप्लेस भी कर सकता है। तो इसमें ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी होता है। तो इस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी क्या है, तो ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि रियल वर्ल्ड में ही डिजिटल एलिमेंट को ऐड करता है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में रियल वर्ल्ड प्लस डिजिटल ऑब्जेक्ट टुगेदर, तो हम कहेंगे ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, कि यहाँ पे रियल वर्ल्ड भी है लेकिन डिजिटल ऑब्जेक्ट भी यहाँ ऐड ऑन होता है, जैसे पोकेमॉन गो गेम। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पोकेमॉन जो है आप देख सकते हैं ऑन योर रियल स्ट्रीट थ्रू योर फोन, अपने फ़ोन में आप देख सकते हैं। देन स्नैपचैट हो गया या इंस्टाग्राम का फिल्टर हो गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे फीचर्स होते हैं, एड्स, ग्लासेस, मास्क ऑन योर फेस इन रियल टाइम। तो यहाँ पे रियल और वर्चुअल दोनों क्या हो रहा है, डिजिटल ऑब्जेक्ट दोनों ऐड हो रहा है, ठीक है, रियल और डिजिटल ऑब्जेक्ट। तो ये ऑग्यूमेंटेड रियलिटी हो गया। जैसे कुछ फर्नीचर ऐप जैसे आइकिया हो गया, तो उसमें आप देख सकते हैं कि
एग्जैक्टली अगर वो सोफ़ा आप बाय करते हैं तो आपके रूम में कैसा लगेगा, तो आपने बाय भी नहीं किया है लेकिन आप एक तरीके से उस चीज़ को देख पा रहे हो, ठीक है, समझ पा रहे हो कि ये लगने कैसा वाला है। तो ये रियल और डिजिटल ऑब्जेक्ट टुगेदर, ठीक है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी ओवरलेज डिजिटल इंफॉर्मेशन जैसे कि इमेज, वीडियोस, 3D मॉडल्स ऑन टू द रियल वर्ल्ड। एक्सपीरियंस मतलब क्या है कि यूज़र अभी रियल वर्ल्ड में ही है लेकिन उसका जो है इन्हांस हो जाता है और भी डिजिटल विथ डिजिटल एलिमेंट्स की उसको समझ में आता है कि ठीक है अभी जो है ये कैसा लगने वाला है या कैसा होने वाला है, ये हम देख चुके हैं पोकेमॉन गो। देन वर्चुअल रियलिटी क्या है, ये क्रिएट करता है एक फुल्ली इमर्सिव कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट जो कि रिप्लेस कर देता है रियल वर्ल्ड को, ठीक है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, आप रियल वर्ल्ड में ही हैं लेकिन आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो इन्हांस हो जाता है क्योंकि आप डिजिटल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हो। पर यहाँ पे ये फुल्ली इमर्सिव कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट है, तो यहाँ यूज़र जो है कम्प्लीटली इमर्स्ड होकर के उस सिमुलेटेड डिजिटल वर्ल्ड में कह सकते हैं चला जाता है। जैसे कि वर्चुअल रियलिटी गेमिंग हेडसेट्स जो होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है यूज़र को इनटू वर्चुअल इन्वायरमेंट, उनको ऐसा लगता है कि वो वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही है, ठीक है, कि आप फुल्ली कंप्यूटर मेड वर्ल्ड के अंदर ही है, ठीक है। जैसे ही आप वर्चुअल रियलिटी हेडसेट को पहन लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है आप गेम के अंदर ही हैं या आप जो भी चीज़ देख रहे हैं आप उसके अंदर है या आप दूसरी जगह आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे रियल वर्ल्ड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट ही देख पाते हैं आप और एक्सपीरियंस कर पाते हैं, ठीक है। देन मिक्स रियलिटी में क्या होता है कि यहाँ पे रियल एंड वर्चुअल दोनों का ब्लेंड होता है। यहाँ इंट्रैक्शन फिजिकल और डिजिटल ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है, मतलब कि अ मिक्स ऑफ ऑग्यूमेंटेड रियलिटी प्लस वर्चुअल रियलिटी, जहाँ पे कि डिजिटल एलिमेंट जो है सीमलेसली इंटीग्रेट करता है रियल वर्ल्ड के साथ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का होलो लेंस है जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट करता है विथ होलोग्राम्स इन रियल सराउंडिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मेटावर्स के बारे में जिसको कि पूछा जा चुका है, ठीक है। तो मेटावर्स क्या है, ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल शेयर्ड डिजिटल स्पेस होगा जहाँ पे कि लोग इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से वर्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो ये इंस्पायर कैसे हुआ कि एक जो है नील स्टेफसन्स ने एक नॉवेल लिखा था स्नो क्रैश और उसमें मेटावर्स के बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो उसका इन्विजन क्या था कि यूज़र पार्टिसिपेटिंग वाया वर्चुअल अवतार्स, तो वर्चुअल अवतार्स के थ्रू लोग पार्टिसिपेट करेंगे साइबर स्पेस वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसमें क्या क्या एलिमेंट यूज़ होगा, वर्चुअल रियलिटी, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, जैसे ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में क्या लगता है कि हम बिल्कुल जो है कंप्यूटर के अंदर ही हैं, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, एक वर्चुअल वर्ल्ड होगा, ठीक है। सोशल मीडिया वगैरह यहाँ पे प्लेटफॉर्म फॉर कनेक्शन एंड इंटरेक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक सीमलेस इमर्सिव एक्सपीरियंस हो और फिजिकल डिजिटल बाउंड्री एक तरीके से जो है ब्लर हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप जो है रियल वर्ल्ड में ही है। तो मेजर इन्वेस्टर्स अगर देखें तो फेसबुक ने इस पे बहुत जो है इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। मेटा मीन्स फेसबुक, ठीक है, फेसबुक इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। देन माइक्रोसॉफ्ट, रॉब्लॉक्स, ठीक है, इन सब ने इन्होंने मतलब जो है देखा है कि ठीक है मेटावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकता है फ्यूचर में। अब नेक्स्ट समझते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कि क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और सबसे जो खासियत वाली बात होती है कि सेमीकंडक्टर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है करंट फ्लो को, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। तो अगर इसको हम अच्छे से समझना चाहे तो ये गुड कंडक्टर नहीं है कॉपर की तरह और ना ही बैड कंडक्टर है रबड़ की तरह, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी समटाइम्स अंडर सर्टेन कंडीशन, कि कुछ कंडीशन में ही ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो नॉर्मली होता क्या है कि बहुत ही कम जो है करंट फ्लो करता है और जब एनर्जी दिया जाता है जैसे कि हीट, लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे करंट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसके कंडक्टिविटी को। जैसे सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मोस्ट कॉमन है। देन जर्मेनियम, ठीक है। तो याद रखना है कि क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं इसके कंडक्टिविटी को। तो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसकी वजह से हम क्या बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा यूजफुल चिप्स में, ट्रांजिस्टर्स में, डायोड बनाने में, और ये कंप्यूटर्स का बेसिस है, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो सेमीकंडक्टर का सिंपल सा मतलब है कि कंट्रोल्ड कंडक्टर, जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है,
ठीक है। तो अब हम सिंपली इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। तो कंडक्टर क्या, जैसे कि कॉपर, ठीक है, तो ये इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो पाएगा और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टिविटी हाई और कांस्टेंट होता है और इसको इजीली कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि वायर्स इन होम। सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन, ये क्या कर सकते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली या कंडीशनली अलाउ करता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम कंडक्टर में देखें तो काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हमें कुछ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए मिलता है और इसके कंडक्टिविटी को कंट्रोल किया जा सकता है हीट, लाइट और डोपिंग के द्वारा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब समझते हैं ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहला है डोपिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, इम्प्योरिटीज़ यानी डोपमेंट्स को यूज़ किया जाता है ताकि चेंज किया जा सके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। एन टाइप होता है और पी टाइप होता है। तो इसमें क्या किया जाता है, डोप्ड विथ एलिमेंट्स हैविंग मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो एलिमेंट होता है एन टाइप में, जैसे कि फॉस्फोरस, यहाँ पे एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। और पी टाइप होता है जिसमें कि फ्यूअर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि बोरोन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होता है, होल्स। अब समझते हैं क्या नेक्स्ट क्या होता है, जंक्शन फॉर्मेशन। तो जब पी टाइप और एन टाइप को ज्वाइन किया जाता है तो पीएन जंक्शन बनता है और यही बेसिस बन जाता है डायोड का, ट्रांजिस्टर का और आईसीज का। अब समझते हैं करंट फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ पे अप्लाई किया जाता है वोल्टेज को, और वोल्टेज को अप्लाई करने के बाद करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन ओनली, ठीक है, इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, ठीक है। और यही कोर प्रिंसिपल है बिहाइंड डायोड और ट्रांजिस्टर। तो अगर डिफरेंस देखें कंडक्टर से क्या अलग है, तो कंडक्टर्स में दोनों वेज में करंट फ्लो होता है और इसमें काफ़ी सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसके लिए सेमीकंडक्टर्स के लिए डोपिंग की ज़रूरत होता है टू कंडक्ट इफिशिएंटली, ठीक है। तो अब कुछ बेसिक सेमीकंडक्टर अगर डिवाइस देखें तो ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है, ये 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, इसमें इमीटर, बेस और कलेक्टर होता है और ये फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का। ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, स्मार्टफोन में, कंप्यूटर्स में, स्मार्ट टीवीज़ में। देन हम देखते हैं डायोड। डायोड क्या होता है, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसमें कि 1 वे करंट फ्लो करता है और इसको रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे एसी से डीसी, ठीक है। तो इसको जो है स्विचेस की तरह, वोल्टेज रेगुलेटर्स की तरह और एलईडीज़ की तरह भी यूज़ किया जाता है। देन होता है एम्पलीफायर। इसमें एक सर्किट होता है जो कि इंक्रीज करता है सिग्नल एम्पलीट्यूड को और इसको बनाया जाता है यूजिंग ट्रांजिस्टर, जिसका कि इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो सिस्टम्स में, रेडियोज़ में और टेलीविजन्स में। देन देखते हैं वायरलेस चार्जिंग। तो वायरलेस चार्जिंग का सिंपल मतलब है कि पावर ट्रांसफर होता है बिना किसी केबल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज करके, इसीलिए हम क्या कहते हैं, वायरलेस चार्जिंग। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन चार्जर यूजिंग करंट इन डिवाइस कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है। देन कंपैटिबिलिटी अगर देखें तो बोथ चार्जर और डिवाइस दोनों सपोर्ट करना चाहिए वायरलेस चार्जिंग को। तो अगर टाइप्स देखें वायरलेस चार्जिंग का, बिना वायर के चार्ज, तो टाइटली कपल्ड इंडक्टिव चार्जिंग होता है। इसके लिए क्या चाहिए, बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखा जाएगा चार्जर और डिवाइस को, ठीक है, और फिर यूज किया जाएगा कॉपर कॉइल्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए। तो स्मार्टफोन्स में और स्मार्ट वॉचेस में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी और आरएफ बेस्ड चार्जिंग। इसमें क्या होता है, चार्ज कैसे होता है कि डिस्टेंस से ही चार्ज हो जाएगा, ठीक है, सेवरल फीट से। इसके लिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी चाहिए, जो कि हम स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉचेस में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं टाइटली कपल्ड इंडक्टिव चार्जिंग। और यहाँ पे डिस्टेंस से भी हो सकता है रेडियो फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे रेडियो वेव का यूज होगा इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये जो लो पावर डिवाइसेस है, सेंसर्स और वेयरेबल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कुछ होता है लूजली कपल्ड रिजोनेंस चार्जिंग। तो इसमें क्या होता है कि ग्रेटर डिस्टेंस में भी चार्ज हो जाएगा देन इंडक्टिव चार्जिंग, ठीक है। यहाँ पे रिजोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाएगा ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में, ठीक है, प्रॉमिसिंग फॉर चार्जिंग मल्टीपल डिवाइसेस साइमल्टेनियसली। और ये क्या प्रॉमिस करता है कि ठीक है, हम एक साथ काफी सारा मल्टीपल डिवाइस जो है चार्ज कर सकते हैं। देन एलईडी समझते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये क्या है, तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि इमिट करता है लाइट। हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इमिट करता है लाइट जब करंट पास करता है
इससे, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल तो ये भी पीएन जंक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करता है होल के साथ और एनर्जी रिलीज होता है लाइट की तरह। तो एलईडी का एप्लीकेशन लाइटिंग में, डिस्प्लेज में, इंडिकेटर में, साइनेज वगैरह में होता है। देन ओलेड को समझते हैं। ओलेड पूछा जा चुका है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक तरीके का एलईडी है जिसमें कि ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज किया जाता है लाइट को इमिट करने के लिए। वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें तो इलेक्ट्रिक करंट पास करता है थ्रू थिन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, लाइट इमिशन के थ्रू। एप्लीकेशन कहाँ है इसका? स्मार्टफोन डिस्प्ले में, टेलीविजन में, वियरेबल स्क्रीन्स में। एडवांटेज अगर देखें तो डीपर ब्लैक्स, वाइडर वीविंग एंगल, थिनर और फ्लेक्सिबल डिजाइन देन एलसीडी, ठीक है। तो हम अगर ये देखें तो इसका फ़ायदा क्या है? एक तो ये डीपर ब्लैक होता है और हम इसको वाइड एंगल से भी देख सकते हैं, और जो एलसीडी थोड़ा सा जो है थिक होता है और ये थिनर और फ्लेक्सिबल होता है एलसीडी से, ठीक है। ये याद रखना है ओलेड के बारे में। देन अब नेक्स्ट मूव करते हैं ग्राफीन की तरफ। तो ग्राफीन क्या है? सिंगल लेयर कार्बन एटम्स है जिसको जो कि अरेंज होता है एक हनी कॉम्ब लैटिस की तरह। और ग्राफीन के बारे में ये याद रखना ज़रूरी है कि ये सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट कंडक्टिव नोन मटेरियल है, ठीक है। तो ये इसको ग्राफीन को याद रखना है कि ये कार्बन एटम्स से बना है, सिंगल लेयर कार्बन एटम से, लेकिन ये बहुत ही थिन और स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और की प्रॉपर्टीज देखें तो एक्सट्रीमली हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है इसमें, एक्सीलेंट थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट होता है इसका, फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनेबल हाई कंडक्टिविटी, ठीक है। देन एप्लीकेशन अगर देखें तो फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज, बायोसेंसर्स में इसका एप्लीकेशन है, वाटर फिल्ट्रेशन, कंपोजिट मटीरियल्स में। देन पोटेंशियल इसका हमें देखने के लिए मिलता है क्वांटम कंप्यूटिंग में और सस्टेनेबल एनर्जी में। अब हम देखते हैं एमोलेड को। एमोलेड क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये भी एक एडवांस तरीके का ओलेड है जो कि यूज करता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर को यूज करता है एरे टू कंट्रोल ईच पिक्सल इंडिविजुअली। तो यहाँ पे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर के हेल्प से हर पिक्सल को कंट्रोल किया जाता है। तो वर्किंग क्या है इसका? पिक्सल स्ट्रक्चर, तो हर पिक्सल जो है किससे बना होता है? मल्टीपल ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड से बना होता है। इसमें इंडिविजुअल कंट्रोल होता है, मतलब कि जो हर पिक्सल है इसको टर्न किया जा सकता है ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली, कोई बैक लाइट की ज़रूरत नहीं है, और इमेज को प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। और जो अनयूज्ड पिक्सल है वो ऑफ रहेगा, डीपर ब्लैक हो सकता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी हाई होता है, वाइब्रेंट कलर देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा एमोलेड में। एप्लीकेशन अगर देखें तो जो हाई एंड स्मार्टफोन्स है, टेलीविजन है, टैबलेट्स या वियरेबल्स में इसका यूज़ है। एडवांटेज क्या है? सुपीरियर पिक्चर क्वालिटी मिलेगा इसमें हमें, हाइयर कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा, लोअर पावर कंजप्शन देन ट्रेडिशनल ओलेड और एलसीडी। देन एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो मीनिंग क्या है इसका? तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो कि यूज़ करता है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये एलसीडी का फुल फॉर्म ही है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये ऐसा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें कि लिक्विड क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है ताकि जो लाइट इसमें से पास हो रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके थ्रू अ स्क्रीन, ठीक है। इससे क्या होगा? इसमें क्या होता है कि बैक लाइट चाहिए होता है इल्यूमिनेशन के लिए, तो इसमें एलसीडी कैसे वर्क करेगा? बैक लाइट मतलब कि वाइट लाइट जो है प्रोवाइड करता है पीछे से, ठीक है, बिहाइंड से वाइट लाइट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जितने भी स्क्रीन है इसमें क्या होता है? वाइट लाइट होता है, तो वाइट लाइट जो है ये प्रोवाइड करता है बिहाइंड से। देन पोलराइजर्स, तो टू पोलराइजिंग फिल्टर होता है आइदर साइड ऑफ लिक्विड क्रिस्टल लेयर। देन लिक्विड क्रिस्टल्स जो है इसको हम क्या कर सकते हैं? ट्विस्ट और अनट्विस्ट व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड। देन कलर फिल्टर्स, ये फिल्टर को कलर करता है, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, तो फिल्टर्स क्रिएट कलर, तो ये सारा जो है रेड, ग्रीन, ब्लू मिलकर के कलर क्रिएट करता है। देन कंट्रोलिंग लाइट होता है, ऑफ स्टेज में कोई वोल्टेज नहीं चाहिए होता है, ऑन स्टेज में वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ऑफ स्टेज में क्या होता है कि लिक्विड क्रिस्टल ट्विस्टेड और लाइट पास होता है और ब्राइट पिक्सल मिलता है, और जब ऑन स्टेट होता है तो वोल्टेज अप्लाई किया जाता है और जो लिक्विड क्रिस्टल होता है अनट्विस्ट हो जाता है, लाइट ब्लॉक हो जाता है और डार्क पिक्सल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑफ स्टेज में ही ब्राइट पिक्सल और ऑन स्टेट में जो है डार्क पिक्सल। देन इमेज फॉर्मेशन, तो जो वेरिइंग डिफरेंट तरीके का जो वोल्टेज होता है अक्रॉस पिक्सल वो कंट्रोल करता है लाइट के इंटेंसिटी को, और फिर ये प्रोड्यूस करता
करता है ग्रे शेड्स ऑफ ग्रे एंड कलर्स, जिससे कि इमेज बनता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या देखा, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। अब समझते हैं एमोलेड वर्सेस LCD। तो लाइट का सोर्स क्या है एमोलेड में, तो सेल्फ इमिसिव पिक्सल्स है, कोई बैकलाइट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन LCD में बैकलाइट की ज़रूरत है, वाइट लाइट इसको पीछे से चाहिए होता है। देन ब्लैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट अगर देखें तो एमोलेड में अच्छा खासा ट्रू ब्लैक मिल जाता है, हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, बट LCD में ग्रेयर ब्लैक्स है और लोअर कॉन्ट्रास्ट है। पावर कंजम्पशन देखें तो एमोलेड में लोअर है और स्पेशली डार्क मोड में, और LCD में काफ़ी हाइयर है क्योंकि यहाँ बैकलाइट की इसको ज़रूरत है ना, कॉन्स्टेंट। देन थिकनेस देखें तो एमोलेड जो है थिनर है और कैन बी फ्लेक्सिबल, और LCD थिकर और रिजिड। तो जब भी यही होता है कि कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आता है तो वो और बेटर होता जाता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम LED और LCD के बीच का भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो LED क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है इल्यूमिनेशन के लिए, और यहाँ पे कोल्ड कैथोड फ्लोरोसेंट लैंप का यूज़ किया जाता है बैक लाइटिंग के लिए। ये LED मोर एनर्जी इफिशिएंट है और लेस पावर कंज्यूम करता है, और ये लेस एनर्जी इफिशिएंट है, मोर पावर कंज्यूम करता है। यहाँ पे LED में ब्राइटनेस हाइयर होता है, बेटर कॉन्ट्रास्ट होता है, LCD में लोअर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट होता है। वीविंग एंगल अगर हम देखें तो LED में हमें वाइडर एंगल देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि क्वालिटी हमें अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है, और इसका व्यू एंगल नैरोअर होता है और कलर फेडिंग साइड में हमें देखने के लिए मिलता है। देन रिस्पॉन्स अगर देखें तो LED में फास्टर रिस्पॉन्स टाइम है, ठीक है, क्विकर इमेज चेंज के लिए, और यहाँ पे स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम है विच कैन लेड टू मोशन ब्लर देखने के लिए मिल सकता है LCD में। देन थिकनेस अगर देखिए LED का तो थिनर और लाइटर डिज़ाइन होता है, LCD थिकर और बल्कियर डिज़ाइन होता है। लाइफ स्पैन अगर देखें तो LED का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है, क्यों, ड्यू टू ड्यूरेबिलिटी ऑफ LEDs, और LCD का शॉर्टर लाइफ स्पैन होता है कंपेयर टू LED टेक्नोलॉजी। और कलर एक्यूरेसी देखें तो बेटर कलर एक्यूरेसी होता है फॉर मोर वाइब्रेंट इमेज, और LCD में स्लाइटली लेस कलर एक्यूरेसी होता है देन LED टेक्नोलॉजी। देन LED में अगर देखें तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और LCD जनरली लेस एक्सपेंसिव और मोर बजट फ्रेंडली है, डेफिनेटली, क्योंकि इस पर ज़्यादा खर्च हुआ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो ये ज़्यादा कॉस्ट जो है इसका LED का। देन अब पढ़ते हैं लेज़र। लेज़र क्या है, तो ये एक डिवाइस है जो कि स्ट्रॉन्ग फोकस्ड लाइट बीम प्रोड्यूस करता है। फुल फॉर्म क्या है इसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। की फीचर्स अगर देखें तो लाइट यहाँ पे बहुत फोकस और स्ट्रेट लाइन में होता है, और सारा वेव जो है मूव करता है एक साथ टुगेदर कोहेरेंट में, ठीक है, और सेम कलर सिंगल वेवलेंथ होता है। तो अब समझते हैं कि ये आखिर लेज़र अलग और सारे नॉर्मल लाइट से अलग क्यों है। तो नॉर्मल लाइट जो है ना वो स्प्रेड करेगा, सारे डायरेक्शन की तरफ वो स्प्रेड कर जाएगा, और लेज़र जो है एक ही वन राइट बीम टाइट बीम की तरफ जो है ये जाएगा। तो प्रिंसिपल अगर देखें कैसे वर्क करता है, तो स्टिमुलेटेड इमिशन, तो जो एक्साइटेड एटम्स होता है वो क्या करता है, इमिट करता है फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, फेज एंड डायरेक्शन। देन एम्प्लीफिकेशन अगर हम देखें तो चेन रिएक्शन से इंटेंसिटी बढ़ जाता है और कोहेरेंस देखने के लिए मिलता है। फोटोन इन फेज, नैरो फोकस्ड बीम होता है, चारों तरफ नहीं फैलेगा, नैरो फोकस्ड बीम होता है, वन टाइट बीम होगा। देन प्रॉपर्टीज अगर देखें तो मोनोक्रोमेटिक होता है, हाईली डायरेक्शनल होता है, हाई इंटेंसिटी होता है और कोहेरेंट होता है, ठीक है। देन एप्लीकेशन कहाँ पे है, कम्युनिकेशन में है, ऑप्टिकल फाइबर बारकोड स्कैनर्स में, मेडिसिन में है, लासिक सर्जरी में, इंडस्ट्री में कटिंग वेल्डिंग ड्रिलिंग में, साइंस इंटरटेनमेंट में, होलोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ये लेज़र काम करता है, ठीक है। देन 3D प्रिंटिंग को समझते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी आ चुका है। यहाँ पे है क्या कि 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके, ठीक है, डिजिटल मॉडल से ही लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करके किसी भी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर देना, तो उसको कहते हैं 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, CAD फाइल, मतलब कन्वर्टेड इनटू मशीन इंस्ट्रक्शन, कि मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया गया और वो प्रिंट करता जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, मटेरियल ऐड किया जाता है, रिमूव नहीं किया जाता है। कॉमन टेक्निक्स क्या है, FDM फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, SLA
स्टीरियोलिथोग्राफी का यूज़ किया जाता है, और SLS सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग का। मटेरियल क्या क्या यूज़ किया जाएगा, या तो प्लास्टिक या मेटल या रेजिन का यूज़ करके बनाया जाएगा। और काफ़ी एडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लेक्स शेप भी बनाया जा सकता है, कस्टमाइज किया जा सकता है, रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो है किया जा सकता है, और कम से कम मटेरियल वेस्ट होगा। तो मेडिसिन में इसका एप्लीकेशन है, प्रोस्थेटिक्स, इम्प्लांट्स या ऑर्गन मॉडल्स में, एरोस्पेस में, लाइट वेट पार्ट्स बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोटोटाइपिंग में, और कंस्ट्रक्शन में 3D प्रिंटेड हाउस, यहाँ तक कि हाउस का भी कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो सकता है। देन माइक्रो लेड डिस्प्ले, तो ये है क्या, ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें कि यूज़ होता है सेल्फ इमिटिंग इनऑर्गेनिक LEDs का। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसमें कि सेल्फ इमिटिंग इनऑर्गेनिक LEDs होता है, मतलब कोई बैकलाइट यहाँ नहीं चाहिए होता है, ब्राइटनेस काफ़ी हाई होगा, डीप ब्लैक्स इसमें दिखेगा OLED की तरह, लो पावर कंजम्पशन होगा, लॉन्ग लाइफ स्पैन होगा, कोई नो बर्न इन इशू इसमें होता है। ठीक है, किसी भी तरह का बर्न इन इशू नहीं होगा। देन कंपैरिजन अगर देखें तो ब्राइटनेस बेटर होगा और ड्यूरेबिलिटी होगा OLED से भी ज़्यादा। ठीक है, और LCD से भी ज़्यादा इफिशिएंट होगा। ठीक है, तो माइक्रो लेड डिस्प्ले के बारे में देख रहे हैं। यूजेस क्या है, प्रीमियम टीवीज में, वेयरेबल्स में, ऑग्यूमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस में, और लार्ज पब्लिक डिस्प्लेज में। ठीक है, तो ये हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पूरा कंप्लीट कर दिया। इसमें काफ़ी सारा चीज़ और टॉपिक था, और इसमें से क्वेश्चन भी बनता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ठीक है चैप्टर के लिए, और अब हम कंप्लीट करेंगे यूनिवर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।